मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बुलेटिन में सबसे पहले आपको मौसम का अपडेट देते हैं और बताते हैं कि आपके जिले का क्या हाल रहने वाला है। राजस्थान के 15 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पांचना बांध के 3 गेट फिर खोल दिए गए। मॉनसून में अब तक 39% ज्यादा बरसात हुई है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में मानसून सक्रिय है। भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, अलवर, दौसा जिलों में 6 इंच तक बरसात गुरुवार को दर्ज की गई। अपने दर्शकों को बता दें कि पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का दौर देखने को मिला और एक बार फिर पूर्वी राजस्थान में मॉनसून एक्टिव हो गया है। भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, अलवर, दौसा जिले में गुरुवार को यानी कि कल 6 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। मॉनसून में अब तक 39% ज्यादा बरसात हुई है। यानी कुल मिलाकर आप ये मान लीजिए कि इस बार मॉनसून जमकर बरस रहा है। बदरा जमकर बरस रहे हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात तक बन गए हैं और आज भी राजस्थान के 15 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लिहाजा बांध जो ओवरफ्लो हुए हैं, लिहाजा उनके गेट को खोलना पड़ा। पांचना बांध के 3 गेट फिर खोल दिए गए हैं। आसपास के इलाके हैं, निचले इलाके हैं जो गांव सटे हुए हैं बांध से, उनके लिए चेतावनी जारी की गई है और वहां से लोगों को सुरक्षित शिफ्ट करने का काम भी चल रहा है। बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है। अपडेट आप ले लीजिए। राजस्थान के 15 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पांचना बांध के लिहाजा 3 गेट फिर से खोलने पड़े। मॉनसून में अब तक 39% ज्यादा बरसात हुई है। तो प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों का हाल बुरा है। प्रदेश में बारिश की स्थिति पर यह खास रिपोर्ट देखिए। झमाझम बरस रहे मेघा, चारों तरफ तबाही के निशान। कहीं घरों में दरार, कहीं मकान धड़ाम। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर प्रदेश के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दौसा, अलवर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर में भारी वर्षा से लोगों का बुरा हाल है। सबसे ज्यादा धौलपुर में 200 mm बारिश दर्ज हुई है। धौलपुर शहर में मूसलाधार बारिश से मौसम तो सुहावना हुआ है, लेकिन सड़कें दरिया बन गई हैं। शहर की सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। वहीं नगर परिषद के सिस्टम की भी पोल खुल करके सामने आ गई है। संतोषी माता मंदिर में जल भराव की स्थिति देखी गई है। कोर्ट परिसर में भी पानी भर गया। तेज बारिश होने के कारण माता जी के मंदिर के अंदर में 2-2.5 फुट पानी अंदर पहुंच चुका, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा के अंदर में विशेष परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। ये पानी हमेशा ही बड़ी आकर भर जाता है। पानी का कहीं पर निकास नहीं। इधर दौसा जिले में भारी बारिश से बांध अपने चरम पर है। सूरजपुरा, भांकरी और नामोलाव के बांध पूरी तरह भर चुके हैं। वहीं निचले इलाके जलमग्न है। सड़कें दरिया बन गई हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों पर पानी झरने के रूप में बह रहा है। भरतपुर में भी लोग बारिश से परेशान हैं। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन पंप सेट लगा करके पानी निकालने की कोशिश में जुटा है। रुक रुक कर हो रही बारिश से कई जगह जलभराव के हालात बने हैं और ऐसे में ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ये भरतपुर शहर का जो इलाका है, यहाँ पर हल्का जो पानी आता है उसके बाद ही जलभराव की स्थिति बन जाती है और ऐसे में लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा जो पंप हैं उनसे पानी को निकालने की जो कोशिश है वो निकासी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हालात है वो जलभराव के देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में लोग जो यहाँ से निकल रहे हैं उनको बड़ी परेशानी आ रही है। उधर जैसलमेर में भारी बारिश से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। मोहनगढ़ में पिछले 3 दिनों से 8 से 10 घरों के परिवार बारिश के पानी में फंसे हुए हैं। जलभराव से स्कूल और घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
लोग पिछले 3 दिन से प्रशासन से पानी निकासी के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। 5 दिन हो गया, 5 दिन में पानी पसड़ा, इन्हें लारे गया फसी पड़ी है। प्रशासन ने फोन कर दियो, इन्हें सरपंच साहब ने फोन करियो, फोन उठाओ को नहीं। वो हाल है, मकान पूरो 4 लाख रुपये पूरो पड़नाड़ो है। इन्हें देखो हाल देखो, वो गाड़ियाँ खड़ी है, मायने बीमार आदमी है, गाड़ी को निकाल सके, ठीक है। किन्ने जावा अब जी यहाँ करे कि भाई अटो छोड़ जावा, वीडियो साहब के आप यहाँ सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे तो मकान पड़ जाएगा, अपने आप निकल जाएंगे हम तो यहाँ से। इधर झुंझुनू में भारी बारिश से खेतड़ी के बसई गांव में बारिश से एक मकान भरभरा करके गिर गया। गनीमत ये रही कि मकान में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मकान के मलबे में घर का सामान और बाइक दब गई। बारिश से हुए हादसे के बाद पीड़ित परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। वहीं झुंझुनू के ही कुछ इलाकों में बारिश से राहत भी मिली है। किसानों ने इसे फायदे वाली बारिश बताया है। मौसम विभाग ने झुंझुनू जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, जल जंगल एक हो गया है। सड़कों पर जल भराव और घर मंदिर में घुसता पानी प्रशासन की नाकामी को दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वही देखिए, अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भरभरा कर 3 मंजिला इमारत गिर गई है। केसरगंज बाजे वाले गली की घटना है, जहां पर कोई जनहानि नहीं हुई। अच्छी बात ये रही, हालांकि मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बिल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती थी। लगातार हो रही बारिश के बाद यह हादसा हुआ। पानी से बिल्डिंग की स्थिति जर्जर हो चुकी है। लगातार बारिश के बाद हालात कई इलाकों में बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, हादसे को दावत दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति अजमेर में आई है, जहां पर भरभरा कर 3 मंजिला इमारत गिर गई। आपको घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। केसरगंज बाजे वाले गली की घटना। अच्छी बात ये रही कि किसी की यहाँ पर जनहानि नहीं हुई है। अशोक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अशोक, क्या ये जर्जर हालत में थी बिल्डिंग? किस तरीके का इलाका है जहां पर ये बिल्डिंग गिरी है? जी बिल्कुल, अजमेर केसरगंज परकोटा इलाका है, जहां पर बेहद पुरानी और जर्जर इमारतें लगातार मौजूद रही है। और इसी प्रकार ये नाले के पास जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये जो है भरभरा कर अचानक गिर गई, क्योंकि 3 मंजिला इमारत थी। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले इसमें जीर्णोद्धार का जो इसका रखरखाव का काम है वो भी किया जा रहा था, लेकिन बारिश के चलते उस काम को रोक दिया गया। और इसी बीच जो है नाले के नजदीक, क्योंकि अत्यधिक बारिश हो रही है, 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, और नाले के पास ये बिल्डिंग बनी थी, और ऐसे में इसकी नींव कमजोर हुई और एक तरीके से ये जो नाले के जो पास है और भरभरा कर ये गिर गई। 3 मंजिला इमारत थी, हालांकि पूरी बिल्डिंग खाली थी। नीचे एक दुकान जरूर थी जिसमें नुकसान हुआ है, बाकी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है रात को 3 बजे के आसपास गिरी है। अगर दिन में गिरती होती तो हो सकता था कि कोई बड़ा नुकसान जो है अजमेर को हो पाता, लेकिन फिलहाल इस मामले में नगर निगम प्रशासन अब चेत गया है और बिल्डिंग को जो मलबा गिरा है उसको हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम देख पा रहे हैं रोड पर ये मलबा गिरा है, तो जाहिर तौर पर ट्रैफिक की भी स्थिति बन सकती है और ऑफिस टाइम अब शुरू होने वाला है। कब तक ये मलबा हटा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, केसरगंज बाजे वाली गली में है, ऐसे में आसपास में दूसरी गलियां भी मौजूद है। इस गली को फिलहाल जो है नगर निगम प्रशासन की ओर से रोक दिया गया है, दूसरी तरफ से डाइवर्जन किया गया है। लेकिन इस बिल्डिंग के गिरने से फिलहाल खुशी की बात, मतलब नुकसान की बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी के हताहतोनी खबर नहीं है। रात को लेकिन आसपास हम देख पा रहे हैं उन बिल्डिंग्स की भी स्थिति कुछ खास नजर नहीं आ रही है। ये सब काम तो मानसून से पहले हो जाते हैं कि नोटिस दिया जाए जो जर्जर स्थिति में है, या जीर्णोद्धार का काम जो भी करना है वो पहले कम से कम हो। क्या अब प्रशासन चेता, सतर्क हुआ? क्या अब तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, नगर निगम की ओर से लगातार नोटिस देने की कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। 170 से अधिक नोटिस जो है इस बारिश के दौरान भी दिए गए थे, लेकिन कई बिल्डिंग जो मालिक हैं वो अपनी अपनी परिस्थिति बता देते हैं। और इस बिल्डिंग जो मालिक हैं उनकी ओर से इसका जीर्णोद्धार का काम भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया था, लेकिन बारिश अत्यधिक होने के चलते उसको काम को रुकवाया गया था। अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पहाड़ से मैदान तक इस वक्त बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। चमोली के निजमुला घाटी में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। हिमाचल में एक बार फिर बादल फटा है। शिमला जिले में बादल फटने से करीब 14 लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है।
रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बात यूपी की करें तो पूर्वांचल में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बाढ़ की वजह से काशी के मणिकर्णिका घाट पर बने छतों पर अब अंतिम संस्कार हो रहे हैं। गंगा आरती को सांकेतिक कर दिया गया है। जलस्तर बढ़ता रहा तो गंगा आरती गलियों में होगी। कानपुर में भी गंगा उफान पर आ गई है। प्रयागराज की बात करें तो संगम का पानी बाढ़ का रूप ले रहा है। गंगा और यमुना की धारा गांव और शहरों तक पहुंचने लगी है। लेटे हनुमान मंदिर पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। मिर्जापुर में गंगा में हो रहे कटान से लोगों में दहशत है। चमोली के निजमुला घाटी के गौड़ा गांव के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें मोबाइल में कैद की गई हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो रहा है। हालांकि इससे अभी कोई नुकसान की खबर नहीं है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से भरभरा कर जो है पहाड़ दरकते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आ रही हैं और ये तस्वीर चमोली के निजमुला घाटी के गौड़ा गांव के पास की है। तस्वीरें मोबाइल में कैद किसी की तरफ से की गई, जिसमें आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त पहाड़ों पर क्या हाल है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। हालांकि अच्छी और राहत की बात यह है कि किसी तरह का कोई नुकसान यहां नहीं हुआ। उधर उत्तराखंड के सोनप्रयाग में जगह जगह पहाड़ से भारी पत्थरों के गिरने के बाद कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं फंसे हुए लोगों को सेना अस्थायी पुल बनाकर रेस्क्यू कर रही है, लेकिन पत्थरों की चपेट में अस्थायी पुल आ जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी देरी हो रही है। सोनप्रयाग में अब तक करीब 300 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। श्रीखंड के समेज और बागी पुल के पास पानी के तेज बहाव में 45 लोग बह गए। बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम ने 13 लोगों के शव को बाहर निकाला है। इलाके में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इलाके में हो रही बारिश की वजह से बचाव कार्य में दिक्कतें भी आ रही हैं। कई स्थानों पर लैंडस्लाइड भी हुआ है। इसके अलावा मंडी जिले में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। यहां पहाड़ से गिर रहे मलबे में ट्रक और पिकअप गाड़ी फंस गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के केस में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 3 महीने से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस की ओर से 5,000 रुपए का इनाम रखा गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। लकड़ियों की आड़ में 150 कार्टून अवैध शराब रतनपुर बॉर्डर पर जब्त की थी, जिसमें मौके पर चालक भानु प्रकाश को गिरफ्तार किया था, जिसमें वांछित अभियुक्त मुख्य नरेश उर्फ अभय पिता पुष्कर लाल कलाल निवासी बांसलिया की तलाश जारी थी, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने 5,000 का इनाम घोषित किया था, जिसमें उदयपुर से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की झोली में सिल्वर मेडल डाला है। गुरुवार रात को खेले गए जैवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज दूसरे स्थान पर रहे। इस जीत के साथ देश को पेरिस ओलंपिक्स में पहला सिल्वर मेडल मिल गया है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नीरज ने 89.45 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। नीरज की इस कामयाबी पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। इस जीत के साथ नीरज चोपड़ा के नाम लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीतने का तमगा मिला है। जेवलिन के फाइनल मुकाबले में 92.97 मीटर भाला फेंककर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं देश की स्टार रेसलर विनेश फोगाट के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज विनेश फोगाट की डिस्क्वालीफाई के खिलाफ दी गई अर्जी पर खेल पंचायत न्यायालय सुनवाई करेगा। ये सुनवाई भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 1:30 बजे होगी।
खेल पंचायत न्यायालय ने विनेश का पक्ष रखने के लिए 4 वकीलों की पेशकश की थी, लेकिन भारतीय दल ने अनुभवी काबिल वकील नियुक्त करने की मांग की। खबर है कि भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे विनेश फोगाट की अयोग्यता केस में खेल पंचायत न्यायालय के सामने आज भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से पेश होंगे। सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है कि पीएम मोदी के निर्देश पर विनेश फोगाट को सर्वोत्तम कानूनी सहायता दी जा रही है। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हराया। स्पेन के खिलाफ मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम की तरफ से दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दागे हैं। दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर के लिए किए। वहीं मैच में भारत के गोलकीपर श्रीजेश ने कई गोल बचाए। हॉकी में यह भारत का चौथा ब्रॉन्ज मेडल है। इसके अलावा देश ने ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा 8 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल भी जीता है। पिछले यानी टोक्यो ओलंपिक्स में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल लगातार 2 बार ओलंपिक गेम्स में हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। कुल मिलाकर 52 साल बाद इस इतिहास को दोबारा रचा गया है। ओलंपिक्स हॉकी में भारत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। पीएम मोदी ने भी भारतीय हॉकी टीम से फोन पर बात की और शानदार जीत के लिए बधाई दी। पीएम ने कहा कि पूरा देश अपनी हॉकी टीम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पीएम ने भारतीय टीम के गोलकीपर श्रीजेश से हॉकी से संन्यास लेने के ऐलान पर बात की। पीएम ने श्रीजेश से कहा कि उन्हें अगली पीढ़ी की हॉकी टीम को भी तैयार करना होगा। टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। भारत का नाम रोशन किया आपने, और आपको याद होगा मैंने टोक्यो में कहा था आपको जी सर कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर। और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काल था वो फिर से आप लोग वापस लेके आएंगे, ऐसा मुझे पक्का। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। फैसला बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। मनीष सिसोदिया करीब 1.5 साल से जेल में ही हैं। 30 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था और कहा था कि अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल शुरू नहीं होता तो मनीष सिसोदिया फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान ट्रायल शुरू नहीं होने पर मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई है। इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद है। लोकसभा में पेश होने के बाद वक्फ बिल लटक गया और अब यह बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ से जुड़े 2 बिल पेश किए थे। इस बिल पर संसद में करीब 1.5 घंटे से लेकर 2.5 घंटे के राजनीतिक दंगल के बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया। कांग्रेस समेत विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने इस बिल का विरोध किया और बिल को असंवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ बताया। खास रिपोर्ट देखिए। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. यह एक कानून से बना हुआ कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। वक्फ बोर्ड की ताकत और हैसियत देखिए। किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार। वक्फ से जुड़ा केस किसी सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा। विवाद हुआ तो केस की सुनवाई वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही होगी। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली गई तो फैसले को पलट नहीं सकते। यहां तक कि केंद्र और राज्य सरकार भी वक्फ के फैसले में दखल नहीं दे सकते। मोदी सरकार ने इस कानून पर कैंची चलाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं तो विपक्ष आग बबूला हो गया। Now we are going for Muslims. Next, you will go for Christians.
Next you will go for jail. This bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ एक्ट में जो बदलाव के लिए पार्लियामेंट में आ गया है, इसमें आप कैसे देखते हैं? इसमें मैं क्या कहूँगा, शेख हसीना से पूछ लीजिए। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी तो 4 कदम आगे निकल गए। क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। अब आप एक हैरान करने वाला आंकड़ा देखिए। सेना के पास 18 लाख एकड़, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ और वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ जमीन। वैसे वक्फ पर सियासत नई बात नहीं है। 2014 के चुनाव से ऐन पहले मनमोहन सिंह सरकार ने एक जनादेश जारी कर दिल्ली में 123 संपत्ति वक्फ को दे दी, जिसे बीजेपी ने खुला तुष्टीकरण कहा था। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जलदाय विभाग से जुड़ी हुई। जलदाय विभाग में सामूहिक अवकाश और हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में पेयजल आपूर्ति अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल है। पीएचईडी में सामूहिक अवकाश या हड़ताल अब महंगी पड़ सकती है। सामूहिक अवकाश और हड़ताल पर RESMA के तहत कार्रवाई होगी। हड़ताल और सामूहिक अवकाश के लिए उकसाने पर भी RESMA लागू अवकाश के लिए जरूरी होने पर सक्षम स्तर से अनुमति अनिवार्य होगी। पीएचईडी शासन सचिव डॉक्टर सवित शर्मा ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, यानी कुल मिलाकर जलदाय विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर, और अगर हड़ताल की कोशिश की या फिर सामूहिक अवकाश पर गए तो महंगा पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार हर घर तक नल पानी पहुंचाने के लिए नल लगान जो जल जीवन मिशन में नल लगा रहे हैं, और उसके बाद जिस तरीके से हाल ही में कई मांगों को लेकर जो कर्मचारी और अधिकारियों ने बड़े बड़े आंदोलन किए और बिना स्वीकृति के ही बड़े पैमाने पर अवकाश लिए, जिससे निश्चित तौर पर आम आदमी की पेयजल आपूर्ति की जो सुविधा है वो गड़बड़ाई थी। और चूंकि आम आदमी पेयजल पर शुल्क अदा करता है, इसलिए इसको राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1970 के तहत लिया गया है। और अब इसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी किसी प्रकार की हड़ताल करेंगे या हड़ताल का सहारा लेंगे, सामूहिक अवकाश पर जाएंगे या सामूहिक अवकाश के लिए लोगों को उकसाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या बैठकों के जरिए हो, तो उन पर अब रेस्मा लागू होगा। रेस्मा अत्यावश्यक सेवाओं पर लागू होता है और पेयजल आपूर्ति को राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल किया है। तो अब किसी भी तरह की हड़ताल, यानी कि अपने कार्यस्थल पर भी नहीं पहुंचना और बिना सूचना के कहीं जाना या एकत्रित होना, ये भी अब रेशमा की श्रेणी में आएगा और इस पर सरकार सख्ती से एक्शन लेगी। चूंकि रेशमा, राकेश, क्या एक्शन हो सकता है ये भी बताइए। कर्मचारी को जाहिर तौर पर ये फैसला रास नहीं आ रहा होगा, किस तरीके का हड़कंप मचा हुआ है इस फैसले के बाद? बिल्कुल, देखिए, रेशमा अब से पहले कई खासतौर पर मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी सेवाएं, बिजली विभाग से जुड़ी सेवाएं, इन पर पहले से लागू है। अब पानी को भी शामिल कर लिया गया है। इसमें अगर कोई सामूहिक अवकाश पर या पर जाता है बिना परमिशन के, तो उसके खिलाफ जो सेवा संबंधित नियम है उनके तहत कार्रवाई होगी। राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम 19 तहत के तहत इसमें अधिकारियों को टर्मिनेट करने तक का भी प्रावधान है। यानी कोई अधिकारी, जिस तरह की अधिकारी या कर्मचारी गंभीर लापरवाही करता है, सरकार के आदेशों की अनदेखी करता है, जनता के हित या उसकी जो ड्यूटी है उसकी अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ सरकार अब सख्ती बरत सकती है। शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रेशमा लागू जलदाय विभाग में भी कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर तमाम
जलदाय विभाग के कार्मिकों के लिए है। तो जयपुर से महत्वपूर्ण खबर, प्रदेश में पेयजल आपूर्ति को भी अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है। लिहाजा पीएचईडी में सामूहिक अवकाश पर अगर कर्मचारी जाते हैं, हड़ताल करते हैं तो उन पर रेशमा के तहत एक्शन होगा। और इसी खबर के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए आपका फेवरेट शो गोरबंद।